को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 सिविक्स से चैप्टर 1 में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है कि हु कोटेड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसने कहा था कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जो है ना वो एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है। तो ये जो है ना अब्राहम लिंकन ने कहा था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर अब्राहम लिंकन होगा। ये जो जॉन एफ कैनेडी है और जॉर्ज वाशिंगटन है, इन्होंने इसको नहीं कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाई ब्लैंक डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी की जो कमजोरियां हैं उसका जो इलाज है वो किस डेमोक्रेसी से है, तो ये मोर डेमोक्रेसी से होगा। मतलब डेमोक्रेसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी और ज़्यादा डेमोक्रेसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल गॉन नो ब्लैंक देन वी डिजर्व। कि डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा तरीका है जो कि इंश्योर करता है कि हम गॉन होंगे ब्लैंक देन वी डिजर्व। इसका आंसर होगा लेस देन वी डिजर्व, है ना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो देखिए इसको समझिए कि डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल गॉन नो लेस देन वी डिजर्व। मतलब जितना हमको चाहिए उससे कम हम गॉन नहीं होंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सीरिया इज अ स्मॉल ब्लैंक एशियन कंट्री। तो देखिए सीरिया जो है ना वो एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट एशियन कंट्री। ये जो ईस्ट, साउथ और नॉर्थ है ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको याद करने का तरीका है कि ईस्ट के तरफ में जो है ना जापान है और ईस्ट से अपोजिट जो वेस्ट है ना उधर फिर जो मिडिल एशिया है, इसीलिए ये जो सीरिया है वो वेस्ट एशियन कंट्री है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना वो कौन से ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, तो ये आया हुआ है डेमोक्रेसिया से। तो देखिए ये जो स्पेलिंग याद रखिएगा ना, DEMOKRATIA, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, CRACIA। एक्चुअली में ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है लोग या पब्लिक, और क्रेटिया का मतलब होता है तंत्र या सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है कि जो भी संविधान है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन से प्रोविज़न है, कौन कौन से बंधनकारी तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑप्शन बी है लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं होता है। और जो सी है लॉ टू सेटअप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज। तो देखिए डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है ना लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है। माने आपस में कंसल्टेशन के द्वारा सबकी इच्छाओं को शामिल करके ही यहाँ पे डिसीजन होता है। इसलिए जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना वो डेमोक्रेसी में इम्प्रूव होता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आंसर बी कि डिसीजंस आर टेकन बाई कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। कि जो डिसीजन है वो कंसल्टेशन से होता है और आपस में चर्चा करने से या डिस्कशन करने से होता है। इसमें केवल एजुकेटेड लोग शामिल होते हैं ऐसा नहीं है, ना ही इसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, और ना ही ये जो है ना हर डिसीजन जो है जुडिशरी से अप्रूव होता है। इसलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम रूल्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस, व्हिच ऑफ दीज पॉइंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ दोज रूल्स। तो देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर वो इलेक्शन जीत भी जाता है तो उसको कई सारी चीज़ों को मानना पड़ता है, अपने मनमौजी से वो काम नहीं कर सकता। तो इसमें बोलते हैं देखिए रिस्पेक्टिंग ग्रांटीज गिवन टू द माइनॉरिटी। तो बिल्कुल सही है कि उसको जो ग्रांटीज माइनॉरिटी को है उसको रिस्पेक्ट करना होता है। बी है एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशंस। ये भी सही है कि सारे बड़े निर्णय जो है ना उसमें आपको सबको कंसल्ट करना पड़ता है, आप मनमाने तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। इसको सी है कि ऑफिस बेयरर्स आर नॉट अकाउंटेबल। तो देखिए यही है कि जो डिसीजन मेकिंग में ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जीतने के बाद रूल्स को रिस्पेक्ट देना होता है। और इसमें जो पार्ट नहीं है ना इन रूल्स का यही है कि जो ऑफिस बेयरर्स हैं आर नॉट अकाउंटेबल। इसमें जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो बिल्कुल अकाउंटेबल होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और डी देखिए ऑफिस बेयरर्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिल्कुल सही है। जो भी ऑफिस में होता है ना वो मनमाना नहीं कर सकता, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हिच ऑफ दीज
इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। किनमें से जो है ना कौन सा जो है वो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। ये होगा टेकिंग ओपिनियन ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। बिल्कुल यही डेमोक्रेसी है कि सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर हैं उनके विचारों को जानना डिसीजन लेने के पहले। बी है बीइंग अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। ये भी डेमोक्रेसी है कि क्लास में अगर आपको क्वेश्चन करना अलाउ है तो भी एक डेमोक्रेटिक तरीका है। सी है हैविंग नो से इन वंस मैरिज प्लान। तो देखिए ध्यान से, किसी के भी मैरिज प्लान पे आप क्यों नो बोलेंगे, भाई उसका अपना लाइफ है, वो अपना मैरिज कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी क्यों करेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो है ना नॉट एन इंस्टेंस ऑफ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी का एक तरीका ये नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि वी वुड इंड कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स इन इलेक्शन आ डेमोक्रेसी। क्या सारे के सारे गवर्नमेंट जो कि इलेक्शन करवाते हैं उसको हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नो होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं जो कि इलेक्शन करवाते हैं, जैसे कि चाइना में भी हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन केवल वहाँ पे एक पार्टी जीतती है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि वहाँ पे रेगुलर इलेक्शन हो रहा है और गवर्नमेंट भी बन रहा है, लेकिन वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि उसमें दूसरे पार्टी को या अपोजिशन को कोई मौका ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ दिस फीचर्स इज आर नेसेसरी टू प्रोवाइड द बेसिक राइट्स टू द सिटीजन। कि कौन कौन से जो फीचर हैं वो ज़रूरी हैं ताकि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको जो है ना बेसिक राइट मिल पाए। इसमें है सिटीजन्स शुड बी फ्री टू थिंक, कि सारे के सारे नागरिकों को खुला सोच की आज़ादी होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आप किसी के सोच को दबा के रखोगे या बंद करके रखोगे तो जो है ना बेसिक राइट नहीं होगा। बी है शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, सबको एसोसिएशन करने का या संगठन बनाने का आज़ादी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद सी देखते हैं शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, कि उनको प्रोटेस्ट रेज करने का भी आज़ादी होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 12 है द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ। कि कौन से प्रकार का डेमोक्रेसी जो है ना आज के दिन में सबसे ज़्यादा फेमस है या कॉमन है, तो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, आज हम लोग जो चुनते हैं वोट दो के, उसमें एक लीडर चुनते हैं, है ना, या रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारी बातों को विधानसभा में या लोकसभा में रखे। इसमें जो लिमिटेड डेमोक्रेसी है ये नहीं होगा, और नहीं मैक्सिमम डेमोक्रेसी होगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना रूल करता है, जो लिमिटेशंस उसके ऊपर होते हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और जो नागरिकों के अधिकार हैं या सिटीजन्स राइट हैं उसके द्वारा। बिल्कुल ये ट्रू है, यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक नियम है, रूल है, कि वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में काम करे और सारे के सारे सिटीजन के राइट को जो है ना वो प्रोटेक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसीज, कि डेमोक्रेसी की कौन कौन से ड्रॉबैक हैं। पहला है इनस्टेबिलिटी एंड डिलेस। बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी में जो है ना हमेशा इनस्टेबिलिटी होता है और काम में डिले होता है। दूसरा है करप्शन एंड हाइपोक्रेसी, यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है और पाखंड होता है। थर्ड है पॉलिटिशियंस फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, कि पॉलिटिशियंस या राजनीति के जो होते हैं, नेता लोग जो होते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे कि आपने इंडिया में देखा है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट विकास। कि डेमोक्रेसी जो है ना बाकी जो तरीके हैं गवर्नमेंट के उनसे अच्छा है, क्यों? तो देखिए फर्स्ट है कि इट अलाउज चेंज, ये जो है ना चेंज को अलाउ करता है, ये भी सही है। बी है अलाउज वोटिंग, ये भी सही है। सी है अलाउज राइट टू एन ओपिनियन, ये भी सही है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो सही ऑप्शन है ना वो डी वाला है, कि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, कि ये जो है ना खुद की गलतियों को खुद ही सुधारता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ डज द डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस, कि जो डिफिनेशन है डेमोक्रेसी का वो कैसी हमारी मदद करता है। ये है टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। तो देखिए जो डिफिनेशन है ना उसी से पता चलता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसे अलग है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। यही जो है ना डेमोक्रेसी के डिफिनेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे हमको पता चलता है कि कौन सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी जो है सो दैट वी कैन गेट वोटिंग राइट्स, ये तो डेमोक्रेसी के डिफिनेशन में नहीं होता। टू फिगर आउट व्हाट लाइज इन अ डेमोक्रेसी, ये भी नहीं होता, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट, व्हिच इज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दीज कॉन्फ्लिक्ट्स।
तो किसी भी समाज में लोगों के अंदर में ओपिनियन में, विचारधाराओं में अंतर होता है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनमें अंतर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो विवाद है, उसे डील करने का। ये बोलता है बाय ब्रूटल पावर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो निरंकुश सरकार है वो क्रूर तरीके से अपने पावर को यूज करे, ये बिल्कुल गलत है। इसके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा। बी है बाय अलाउइंग वन ग्रुप टू डिक्टेट टर्म्स टू अदर्स, केवल एक ग्रुप ही अगर डिक्टेट करेगा सारे के सारे टर्म्स को तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा और इसमें सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। सी है बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, बिल्कुल यही सही है। अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो उससे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। डी है बाय ऑप्टिंग फॉर स्ट्रांग लीडर हु शुड हैव ऑल द पावर्स, इससे तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा अगर एक लीडर के पास पूरा का पूरा पावर हो तो, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्लैंक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जो डेमोक्रेटिक तरीका है या डेमोक्रेसी है वही एक तरीका है जिसमें जो लीडर हैं या रूलर्स हैं ना वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो डिक्टेटरशिप में नहीं होता ऐसा, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता और ना ही मोनार्की में ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन, किनमें से कौन से में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो कंप्लीट सॉल्यूशन या संपूर्ण हल नहीं देता है। ये है रिमूविंग पॉवर्टी कम्प्लीटली, गरीबी पूरी तरह से हटाने में, बिल्कुल डेमोक्रेसी में जो है ना गरीबी पूरी तरह से नहीं हटता। बी प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, सबको सही एजुकेशन में नहीं मिल पाता, ये भी सही है, इसका ड्रॉबैक है। सी है गिविंग जॉब्स टू ऑल, इससे सबको काम भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ना तो ये गरीबी पूरा हटा पाता है, ना सबको एजुकेशन दे पाता है, ना ही सबको जॉब दे पाता है। तो ये जो है ना कंप्लीट सॉल्यूशन जो है डेमोक्रेसी इन चीज़ों का नहीं कर पाता। उसके बाद 20 नंबर देखिए व्हिच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ, इनमें से रूल ऑफ लॉ के अंडर में कौन सा चीज़ परमिटेड है। ये प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं या संविधान को नहीं मानते हैं तो उनको भी पनिशमेंट मिलना है, जैसे कि आम आदमी को मिलना है। बिल्कुल ये जो है ना रूल ऑफ लॉ में परमिटेड है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी देखिए पुलिस हैज अ राइट टू किल एनीबडी, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन में पॉसिबल नहीं है कि पुलिस जो है ना किसी को भी मार दे, ये बिल्कुल परमिट नहीं है रूल ऑफ लॉ में। सी है वुमेन कैन पेड लेसर सैलरी, कि महिलाओं को कम वेतन मिले, ये भी परमिट नहीं है। डी है प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट्स, कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे वो रूल करे, ये भी रूल ऑफ लॉ में परमिटेड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड देयर, कि क्यों चाइनीज गवर्नमेंट को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोला जा सकता जबकि वहाँ पे भी इलेक्शंस जो है ना होते हैं। तो देखिए मेरा रीज़न क्या है कि वहाँ पे इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती है, मैंडेटरी है कि वो पार्टी और जो लोग उस पार्टी से सहमत हैं वही जीतें, इसी कारण से हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना चाहिए और अलग अलग पार्टियों का जितना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाई द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसमें जो कि आर्मी पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन, ये तो नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी नहीं है। और सम पार्ट्स ऑफ चाइना आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ऑल, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हिच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, कि जो राइट्स ऑफ सिटीजन है उसको गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होता है ना वो हमेशा राइट ऑफ द सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए बोला जाता है कि किसी के भी राइट से जो है वायलेट होते हैं या अधिकारों का हनन होता है तो सीधे वो न्यायालय में जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वन पर्सन वन वोट मीन्स, कि एक आदमी एक वोट का क्या मतलब होता है। ये है कि वन पर्सन इज टू बी वोटेड बाई ऑल, कि एक ही पर्सन सबके द्वारा वोट किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। बी है वन पर्सन हैज़ वन वोट एंड ईच वोट हैज़ वन वैल्यू, बिल्कुल सही है कि हर आदमी के पास एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट का वैल्यू जो है ना सेम है। सी है अ पर्सन कैन वोट ओनली वंस इन हिज लाइफ, तो एक आदमी जो है ना जीवन में केवल एक बार वोट देगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि वन पर्सन वन वोट का मतलब होता है कि एक आदमी का एक ही वोट हो और उसका वैल्यू भी एक हो। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हु लेड अ मिलिट्री कू इन पाकिस्तान इन 1999, कि किसने जो मिलिट्री कू है यह सैन्य तंत्र स्थापित किया था पाकिस्तान में 1999 में। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये परवेज मुशर्रफ हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन 25 है कि जिम्बाब्वे हैज़ बीन रूल्ड बाई व्हिच पार्टी सिंस 1980। तो 1980 से जिम्बाब्वे जो है ना वो किस पार्टी के द्वारा रूल किया गया था, है ना। तो ये देखिए ZANUPF, स्पेलिंग याद रखिएगा, ZANUPF, है ना, इसके द्वारा वो जिम्बाब्वे जो है 1980 से रूल किया गया था इस पार्टी के द्वारा। फिर जो बाकी स्पेलिंग है ना जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको 100% याद करिएगा कि ZANUPF। क्वेश्चन 26 है कि रॉबर्ट मुगाबे पोस्ड आउट ऑफ द ऑफिस फ्राम, कि रॉबर्ट मुगाबे को कब ऑफिस से बाहर निकाला गया था। इसको भी याद रखिएगा 2017 में, ये डेट याद रखिएगा, ईयर 2017। तो रॉबर्ट मुगाबे पोस्ट आउट ऑफ ऑफिस फ्राम 2017। क्वेश्चन 27 है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ओवर थ्री व डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड कॉल्ड हिमसेल्फ, कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी उसको ओवरथ्रू कर दिया, हटा दिया, और खुद को क्या बोला। तो देखिए ना, तो शुरू में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बोला था, ना प्राइम मिनिस्टर, ना किंग बोला था, उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बोला था, याद रखिएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन 28 है इन विच मंथ ऑफ द ईयर 2002 मुशर्रफ इशूड लीगल फ्रेमवर्क आर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि कौन से महीने में 2002 में मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर को इशू किया जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो बदल गया, अमेंड हो गया। याद रखिएगा महीना था अगस्त का, है ना, अगस्त 2002 में मुशर्रफ ने इशू किया था लीगल फ्रेमवर्क आर्डर, जिससे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का वो चेंज हो गया। क्वेश्चन 29 है कि व्हिच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्वांगू रेनमिन डाइबियो डाओई, कि किस कंट्री का जो पार्लियामेंट है उसको क्वांगू रेनमिन डाइबियो डाओई बोला जाता है। तो याद रखिएगा ये जो कंट्री है ना वो चाइना है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया में कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली ये जो चाइनीज वर्ड हैं ये सब, इनका मतलब होता है पीपल्स नेशनल कांग्रेस, माने क्वांग्यो रेनमिन डाइबियो डाओई का मतलब होता है पीपल्स नेशनल कांग्रेस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर चाइना होगा। 30 नंबर देखिए, इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर ब्लैंक ईयर्स फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट एंड नियरली ब्लैंक मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, कि चाइना में जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने सालों में होते हैं ताकि कंट्री का जो पार्लियामेंट है या संसद है वो इलेक्ट हो, और कितने मेंबर जो है ना पूरे चाइना से इलेक्ट किए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये 5 सालों में होता है इलेक्शन, और 3000 मेंबर्स जो है ना पूरे के पूरे चाइना से इलेक्ट किए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सिंस इट्स इंडिपेंडेंट इन ब्लैंक मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, कि देखिए मेक्सिको का जो इंडिपेंडेंस हुआ था वो कब हुआ था, जिसके बाद मेक्सिको जो है ना हर 6 साल में अपने प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करवाता है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेक्सिको में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो 6 सालों में होता है। तो ये जो मेक्सिको का इंडिपेंडेंस था वो ईयर 1930 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद से वहाँ पे हर 6 साल में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, इन मेक्सिको अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वन बाई व्हिच पार्टी, तो मेक्सिको में 2000 से पहले सारे के सारे इलेक्शन जो है ना किस पार्टी के द्वारा जीते जाते थे। तो इसका आंसर होगा PRI। याद रखिएगा ये जो PRI पार्टी है इसके द्वारा सारे के सारे इलेक्शन जीते जाते थे, न कि ये KPT है, ना DRK है, ना GTD है ना, ये PRI याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRI, तो PRI का फुल फॉर्म क्या है। याद रखिएगा PRI का फुल फॉर्म जो है ना पीपल्स रिपब्लिक पार्टी नहीं है, न ही पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी है, न पब्लिक रिलेशन पार्टी है। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, है ना, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंटिल ब्लैंक इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, कि कब तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को जो है ना वोट देने का अधिकार नहीं था। तो देखिए ये भी याद रखिएगा 2015 जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है ना सऊदी अरेबिया में मिला, राइट टू वोट मिला, वो ईयर 2015 में मिल रहा है उनको। तो बिल्कुल याद रखने वाला चीज़ है। अब 35 नंबर देखिए, ब्लैंक हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे पीपल बिलोंगिंग टू ब्लैंक माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, कि किसने जो सिटीजनशिप के रूल हैं उसको ऐसे बना दिया गया कि एक ब्लैंक माइनॉरिटी के लोगों को वोट देने का जो अधिकार था वो मिलने में कठिनाई हुई। तो देखिए ये है इस्टोनिया, एक देश है जिसने ऐसा रूल बनाया कि जो रशियन माइनॉरिटी थे उनको जो है ना वोट देने का अधिकार जो है मिलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हुई। तो इसका आंसर होगा इस्टोनिया और रशियन। ये जो यूनाइटेड किंगडम और जर्मन ये नहीं होगा, ना ही फ्रांस और पाकिस्तान ये भी नहीं होगा, और लिथुआनिया और पोलिस भी नहीं होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए, हु लेड अ मिलिट्री कू इन पाकिस्तान इन 1999,
तो ये बहुत ईजी है, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने दिया हुआ है ताकि आपको याद है कि नहीं ये पता चले। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि वाई कैन द चाइनीज गवर्नमेंट नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड देयर। कि चाइनीज गवर्नमेंट को हम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल सकते, जबकि वहाँ पे हमेशा इलेक्शन होते हैं, रेगुलर इलेक्शन होते हैं। तो बच्चों इसका भी आंसर जो है ना आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ चुका है। क्वेश्चन 38 है कि विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड हु इज इट्स रूलर। कि कौन से पार्टी ने जिम्बाब्वे पे रूल किया है उसके इंडिपेंडेंस के बाद में, और उसके जो रूलर हैं या लीडर हैं वो कौन है। तो याद रखिएगा जो पार्टी है ना वो ZANUPF है ना, JNUPF है, और जो लीडर हैं रॉबर्ट मुगाबे हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केनिथ काउंडा ये नहीं है, और जिम्बाब्वे फ्रीडम पार्टी नेशनल मंडेला ये भी नहीं है, क्योंकि नेशनल मंडेला तो कहाँ के लीडर हैं, साउथ अफ्रीका के हैं। और जिम्बाब्वे पार्टी और P जॉनसन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 39 है कि व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे। किनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना वो सही है जिम्बाब्वे के केस में। ए, पॉपुलर गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज डेमोक्रेटिक। कि पॉपुलर गवर्नमेंट जो है ना हमेशा डेमोक्रेटिक होते हैं, बिल्कुल गलत है। बी है, पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। बिल्कुल सही है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है ना वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। कैसे कि वो नहीं है, वो चुनाव जीत जा रहा है और चुनाव जीतने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है, ऐसा नहीं है। सी है, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। बिल्कुल सही है कि पॉपुलर लीडर्स भी जो है ना वो तानाशाह हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अब क्वेश्चन 40 है कि व्हिच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। कि कौन सा पार्टी जो है ना वो हमेशा इलेक्शंस जीतता था मेक्सिको में उसके इंडिपेंडेंस के बाद से कहाँ तक, 1930 से लेकर 2000 तक। सोचिए इतने सालों तक एक ही पार्टी जीत रहा है। अब ये कौन सा पार्टी है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए ये है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो रिवोल्यूशनरी पार्टी ये नहीं होगा, मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी भी नहीं होगा और इंस्टीट्यूशनल पार्टी भी नहीं होगा। क्वेश्चन 41 है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर इन म्यांमार। कि म्यांमार में किस टाइप का गवर्नमेंट है। तो याद रखिएगा म्यांमार में जो है ना वो मिलिट्री जुंटा है ना। मिलिट्री जो है ना वहाँ पे गवर्नमेंट में हमेशा शामिल रहता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आर्मी रूल। वहाँ पे गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल तो नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी नहीं है और न ही मोनार्की है, वहाँ पे आर्मी रूल है। क्वेश्चन 42 है, व्हिच बॉडी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कि कौन सा बॉडी जो है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक एग्जांपल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, जिसमें जो है ना रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, कोई दूसरा रिप्रेजेंट नहीं करता, आपके वोट के थ्रू कोई जाता नहीं है। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ गाँव में एक ग्राम सभा होता है जिसमें हर फैमिली से एक मेंबर उस ग्राम सभा का मेंबर होता है, और बहुत सारे जो डिसीजन है और डिस्कशन है ना वो ग्राम सभा में होते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ग्राम सभा एक ऐसा बॉडी है जो कि गांव में होता है और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है। बाकी विधानसभा में तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिला परिषद में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और पंचायत समिति में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 43 है, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनमें से कौन सा जो है ना वो बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का एक इंस्टेंस नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पहले से मैंने समझाया हुआ है। आप लोग इसके ऑप्शन को ना लिख के मेरे को बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों को याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन 44 देखिए, इन व्हिच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट फेमाइंस दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड। कि कौन से समय में चाइना जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा जो अकाल था या भुखमरी था उसको फेस किया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1945-48 ये नहीं है, 55 to 58 ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा आंसर सी 1958 to 61। इस पीरियड में 1958 से 61 के पीरियड में चाइना में एक ज़बरदस्त फेमाइन आया था जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, और इसका रीज़न जो है ना वहाँ का गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट ने इस फेमाइन को अच्छे से डील नहीं किया था। क्वेश्चन 45 है कि व्हिच ऑफ दीज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से कौन से जो है ना परफेक्ट एग्जाम्पल हैं डेमोक्रेसी के। इंडिया है, USA है, UK है, या डी नन ऑफ द अबव। याद रखिएगा इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। भूल के भी इंडिया में मत लगाइएगा, क्योंकि ये सारे के सारों में प्रॉब्लम है, सारे के सारे डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए इनको किसी को भी हम परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ना नन ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन 46 है कि हाउ वेयर द रूलर्स ऑफ म्यांमार इलेक्टेड। तो जो म्यांमार के रूलर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं। तो बच्चों इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा, ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि म्यांमार में
किस प्रकार का रूल है। तो ईजी होगा इसका आंसर आप लोगों के लिए। मैं कमेंट में चेक करूँगा कि कितनों ने इसका आंसर जो है ना सही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन 47 है कि इन विच ऑफ दीज केसेस डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन। इनमें से किस केस में डेमोक्रेसी जो है ना वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देती है। ये भी देखिए हम समझ चुके हैं, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़िए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 48 है कि विच आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कि कौन सा आर्गन जो है ना गवर्नमेंट का जरूरी काम करता है ताकि जो राइट्स ऑफ सिटीजन हैं वो बचे रहें या सुरक्षित रहें। तो देखिए इसमें बोलता है ए एग्जीक्यूटिव, बी लेजिस्लेचर, सी इंडिपेंडेंट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, याद रखिएगा ना। जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना वो जो राइट्स ऑफ द सिटीजन है उसको प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और क्वेश्चन 49 है यूजिंग वोटिंग राइट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ वैल्यू। ये जो वोटिंग राइट्स है उसको यूज करना इलेक्शन के दौरान में ये किस टाइप के वैल्यू को बताता है। तो देखिए ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को बताता है, ये फंडामेंटल, प्योर या ऑल ऑफ द अबव इसका नहीं होगा। अब क्वेश्चन 50 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। कि कौन से साल में डेमोक्रेसी जो है ना पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। याद रखिएगा ये जो ईयर है ना 1950 है ना। इंडिया भले ही 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना उसी से हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होने का मतलब था कि उसी दिन से इंडिया जो है रिपब्लिक बना था और लोगों के हाथ में पावर था अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को इंडिया में डेमोक्रेसी जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।